हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब एक चीज समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कुछ बाकी है जिनको आज हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कल एग्जाम है और जिन बच्चों का कल एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। जो भी आपको पता हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, ऑलमोस्ट मैं सारे टॉपिक कवर कर चुका हूं, कंसेप्ट्स में भी, कुछ क्वेश्चंस में भी। तो आप लोगों को जो भी पता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप लोग जरूर करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल ही खाली छोड़ के नहीं आओगे। अब ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज होमोजेनियस। क्या ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है? इफ सो, अगर है, ऑफ व्हाट डिग्री, किस डिग्री का? अब हमारे पास ये फंक्शन दे रखा था fxy x³ माइनस में xy प्लस में y³। होमोजेनियस फंक्शन को चेक कराना बहुत ही आसान काम है। कैसे करते हैं हम ना, x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा y से। अभी बात है भैया लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है। अगर लैम्डा की सेम पावर पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ जाती है तो वो फंक्शन हमारे पास होमोजेनियस है, नहीं तो फंक्शन होमोजेनियस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं x को लैम्डा x से रिप्लेस कर रहा हूं तो यहाँ का जो x है वो भी लैम्डा x से रिप्लेस हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। यहाँ का x भी लैम्डा x से रिप्लेस हो गया और यहाँ का जो y है वो भी क्या हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, लैम्डा x और इनटू में y भी था तो y भी लैम्डा y से रिप्लेस हो जाएगा और प्लस में जो y का क्यूब है वो भी क्या हो जाएगा? लैम्डा y का होल क्यूब। अब इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने सोल्व करने की कोशिश की, जब क्यूब अंदर आएगा तो लैम्डा का क्यूब होगा और x का क्यूब भी बनेगा। यहां से क्या बनेगा? लैम्डा का स्क्वायर और x y यूं का यूं और लैम्डा का क्यूब और y का क्यूब। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। जब मैंने देखा कि यहाँ पे भी लैम्डा का क्यूब बन रहा है, यहाँ पे भी लैम्डा का क्यूब बन रहा है, इसको एक तरफ लेके मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब कॉमन लूंगा तो लैम्डा का क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x का क्यूब प्लस में y का क्यूब। एक तरह से आप मान लो फैक्टर बना रहे हो, माइनस में इसको पीछे भेज दो, लैम्डा का स्क्वायर x y। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे जो लैम्डा का फैक्टर है वो सिर्फ क्या है? y का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? सॉरी, लैम्डा का जो फैक्टर, लैम्डा जो है वो स्क्वायर में है, यहाँ पे क्यूब में है, तो हमारे पास जो लैम्डा है वो कॉमन नहीं आ पाएगा। और जब लैम्डा कॉमन नहीं आ पाएगा, इस बात का मतलब क्या है कि हम एक चीज यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो होमोजेनियस नहीं है। अगर यहीं पे अगर दोनों के पास लैम्डा क्यूब होता तो मैं लैम्डा क्यूब कॉमन ले पाता, ठीक है। तो हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है? होमोजेनियस है। अगर मान लेते हैं मुझे यही सेम क्वेश्चन जो है ना वो क्या बनाना है? होमोजेनियस बनाना है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे चेंज कर सकता था अपने हिसाब से, fxy। अगर इसी इक्वेशन में आपको ये ना देखे यूं दिया होता x³ प्लस में y का क्यूब और बीच में होता आपके पास यहाँ पे या तो x² y या xy का स्क्वायर, या तो x² y या फिर xy का स्क्वायर अगर होता तो ये पक्का क्वेश्चन होमोजेनियस बनता। क्यों? क्योंकि अगर अब मैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं x की जगह यहाँ पे लैम्डा x रखता हूँ और y की जगह लैम्डा y रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? ये बनेगा हमारा लैम्डा x का होल क्यूब, ये बनेगा हमारा लैम्डा x का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा y, और ये बनेगा हमारा लैम्डा y का होल क्यूब। तो जब क्यूब अंदर आएगा यहाँ पे क्या बनेगा? लैम्डा क्यूब x³ लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और लैम्डा y, और यहाँ पे क्या बनेगा जब क्यूब अंदर आएगा? लैम्डा का क्यूब और y का क्यूब। अब मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, वो नोटिस क्या मैंने यहाँ पे कि लैम्डा क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे भी बन जाएगा। ये बेनिफिट होता है अगर फंक्शन थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो। और यहाँ पे क्या है? लैम्डा क्यूब y का क्यूब। अब तीनों के पास लैम्डा का क्यूब मौजूद है, मैं तीनों इक्वेशन से, मतलब पूरी इक्वेशन में से लैम्डा क्यूब चाहूं तो कॉमन ले सकता हूं। यहाँ पे क्या बचेगा? x³ माइनस में x² y, वापिस फंक्शन बच जाएगा, प्लस में y का क्यूब। अब हमारे पास जो है ना ये फंक्शन है, ये एक होमोजेनियस फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाली इक्वेशन की, तो हम क्या बोल देंगे? इट इज नॉट एन होमोजेनियस इक्वेशन, और ये हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है। यही क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन का समझाता हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। यहां समझ लेते हैं फ्रैक्शन का सवाल। मान लेते हैं एक हमारे पास fxy है, वो कुछ इस तरीके का है,
किस तरीके का, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ठीक है। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। और जिन लोगों ने 12th से मैथ्स पढ़ी है उन लोगों ने तो मेरे हिसाब से होमोजेनियस फंक्शन चेक करना जरूर सीखा होगा, अगर उन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो, ठीक है, 12th क्लास के अंदर। तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे मान लेते हैं वाई स्क्वायर एक्स है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन को देखते ही पता लगता है कि वो फंक्शन होमोजेनियस बनेगा या नहीं बनेगा। ये फंक्शन पक्का होमोजेनियस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब मैं x की जगह लैम्डा x रखूंगा, y की जगह लैम्डा y रखूंगा, और जब रिप्लेस होगा तो ऑलमोस्ट सेम पावर बनेगी। यहां भी लैम्डा क्यूब बनेगा, यहां भी लैम्डा क्यूब बनेगा, यहां लैम्डा का स्क्वायर इनटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा। पूरे में से लैम्डा क्यूब को बना के जरूर कटेगा, इसलिए ये वाला फंक्शन होमोजेनियस जरूर बनेगा। चाहे तो आप लोग रिप्लेस करके देख सकते हो, x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से। 1 मिनट वेट करना, ठीक है। चलो फिर हम इस फंक्शन को चेक करते हैं। हाँ, तो मैं x को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा x, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, और y को रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा y, इसका भी होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी होल क्यूब। अब देखते हैं ये होमोजेनियस है या नहीं है। वैसे पहले बता चुका हूँ ये होमोजेनियस बनेगा। x की जगह यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा x का होल स्क्वायर और y यूं का यूं, ओ लैम्डा y यूं का यूं, बीच में प्लस y की जगह लैम्डा y का होल स्क्वायर और लैम्डा x यूं का यूं। तो ये मैंने काम कर लिया, x को रिप्लेस कर दिया लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y से। अब जब लैम्डा अंदर आएगा तो क्या बनेगा, लैम्डा का क्यूब और x का क्यूब। और आप चाहो तो किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, आप t रख सकते हो, p q कुछ भी, ठीक है, पर वो चीज कॉमन आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारा लैम्डा का क्यूब और y का क्यूब। सेम ऐसे नीचे जब अंदर आएगा तो लैम्डा का स्क्वायर x स्क्वायर और लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर इनटू लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा का क्यूब और x स्क्वायर y। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फिर से वही लैम्डा का स्क्वायर और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा का क्यूब और y का स्क्वायर x, ये बच जाएगा। अब मैंने एक चीज देखी कि ऊपर से भी लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो मैं लैम्डा का क्यूब कॉमन ले लूंगा। ध्यान रखना, कॉमन हमेशा वो चीज आती है जो दोनों के पास हो। तो यहाँ भी लैम्डा का क्यूब है, यहाँ भी लैम्डा का क्यूब है, तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब। सेम ऐसे नीचे से कॉमन आ रहा है लैम्डा का क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैंने देखा ये दोनों कट के वापस क्या बन गया, फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन था। लेकिन अगर मैं मान लो, अगर मैं यहाँ पे ये कर लेता, स्क्वायर हटाऊं दोनों जगह से, अगर मैंने दोनों जगह से स्क्वायर हटा दिया, अब ये फंक्शन जो है वो होमोजेनियस नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से मैं लैम्डा क्यूब को ले ही नहीं पाऊंगा, यहाँ से भी लैम्डा का स्क्वायर बनेगा, यहाँ से भी लैम्डा का स्क्वायर बनेगा, और ऊपर क्या बन रहा है, क्यूब। तो ये भी एक दिक्कत आ गई। अब एक चीज और भी है, वो क्या कि अगर मैं चाहूं तो x क्यूब को x स्क्वायर कर सकता हूं और y क्यूब का y का स्क्वायर कर सकता हूं। अब ये फंक्शन फिर से होमोजेनियस बन गया, क्योंकि अब ऊपर से भी लैम्डा का स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से भी लैम्डा का स्क्वायर कॉमन आएगा। तो इस तरीके से हम जो है ना x और y में थोड़ा बहुत चेंज करके एक फंक्शन को होमोजेनियस बना सकते हैं और कई बार नहीं बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन कब होमोजेनियस होता है और कब होमोजेनियस नहीं होता। ये तो लिया मैंने एक सिंपल इक्वेशन के केस में, और ये लिया मैंने एक रैशनल इक्वेशन के केस में। दोनों में आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन होमोजेनियस कब होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं सेम वीडियो में इलास्टिसिटी का, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, वो करेंगे। पहले ये जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रोन बोर्ड के सामने से, फिर डिस्कस करते हैं वो वाला क्वेश्चन। फिर अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, द डिमांड फंक्शन फॉर फिश इन अ मार्केट इज गिवन बाय QF। कितना है, 4850 माइनस में 5PF प्लस में 1.5 PC प्लस में 0.1Y। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, वेयर Y हमारे पास क्या है, इनकम, PF हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ फिश, यानी कि फिश का प्राइस कितना है ना, PC क्या है, प्राइस ऑफ चिकन, और गिवन क्या है हमारे पास, Y बराबर इनकम है हमारे पास 10,000 रुपए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास PF है 200 और PC हमारे पास कितना है, 100, यानी कि प्राइस ऑफ चिकन है 100 और प्राइस ऑफ फिश कितना है, 200। तो हमने यहाँ पे एक तरह से पूरा का पूरा एक तरह से हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन में क्या क्या डाटा गिवन दे दिया। हमें यहाँ पे 3 पार्ट सोल्व करने हैं अलग अलग। अब पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फिश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम QF निकालते हैं अपना। जो QF है हमारे पास, वो हमारे पास है क्या, वो रहा 4850 माइनस में 5PF, फिर क्या है प्लस में 1.5 PC
और प्लस में क्या है 0.1 वाई, ये हमारे पास क्या है डाटा हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जो हमारे पास 4850 है तो पहले ही कांस्टेंट है, यूं का यूं रहेगा। 5 पीएफ क्या हमें गिवन है क्या, यानी कि प्राइस ऑफ फिश हमें बिल्कुल गिवन है, कितना है 200 रुपए, तो वो यहाँ पुट हो जाएगा। प्लस में 1.5 पीसी हमें गिवन है, प्राइस ऑफ चिकन कितना है, प्राइस ऑफ चिकन हमारे पास हो गया, प्राइस ऑफ चिकन हो गया 100 रुपए, तो ये हो गया 100। और 0.1 वाई हमारे पास गिवन है, वाई कितना है इनकम यानी कि 10,000 रुपए। तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी सोल्व कर दो, उम्मीद है सबको सोल्व करना जरूर आता होगा कि पॉइंटों में कैलकुलेशन कैसे चलती है। तो 4850 यूं का यूं, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1000। इसके बाद जो 1.5 है, हमेशा ध्यान रखना जब भी जीरो से मल्टीप्लाई होती है ना तो एक पॉइंट आगे भाग जाता है, मतलब अगर मैं इस जीरो को हटाऊं तो एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। या फिर आप यूं भी समझ सकते हो कि पॉइंट था अपॉन में क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के पास जितनी डिजिट होती है ना, हम नीचे एक लेके उतनी जीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट थी, एक जीरो लग गया, 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 15 × 10 कितना हो गया 150, ये हमारे पास आ गया 150। और फिर से वही पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, अपॉन में क्या आ जाएगा 10, इससे हमारा ये कट गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास 1000, तो ये हो गया हमारा 1000। कुछ कट रहा है क्या, अब मैंने देखा इस 1000 से हमारे पास क्या हो गया, ये वाला 1000 कट गया। अब कितना है हमारे पास 4850 प्लस में 150, कितना आंसर आ गया 5000। तो ये आ गया हमारे पास QF, तो QF आ गया हमारे पास। तो हमारा इनिशियल सर्विस सोल्व हो गया, हमने अपना QF निकाल लिया है। अब समझते हैं आगे हमें निकालना क्या है। एक तो कैलकुलेट द इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फिश। तो पहले हम निकालते हैं एक नॉर्मल इलास्टिसिटी, क्रॉस नहीं निकाल रहा अभी मैं। तो अगर हमें निकालना है, ठीक है, इलास्टिसिटी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले समझते हैं इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर मैं इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी, इस बात का मतलब ये होता है कि हम सब जानते हैं जो प्राइस है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है हमेशा। जब भी प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज का तो डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। वहीं पे जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ा देते हैं कंज्यूमर्स, क्यों, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये तो हमने एक चीज देख ली कि प्राइस की वजह से डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है, लेकिन कितनी होती है, किस रेट पे होती है, वो पता करने का काम किसका होता है, इलास्टिसिटी का। कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज तो होगी, लेकिन किस रेट पे होगी उससे हम पता करते हैं इलास्टिसिटी की हेल्प से। अब अगर मैं इलास्टिसिटी निकालूं यहाँ पे इनकम के केस में, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ QF किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में इसका उल्टा कर लिया करो, y ऊपर QF नीचे। क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना ED का, वो तो ये होता है कि क्वांटिटी में चेंज डिवाइड में प्राइस में चेंज, इनटू में प्राइस मल्टीप्लाई इनटू में प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल ED का। और बाहर होता है हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि ये दिखाता है एक तरह से नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, जिसकी वजह से ये नेगेटिव होता है हमारे पास यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया, ED हो गया। अब वही सेम चीज हमारे पास यहाँ पे आ गई, इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई, मतलब ये फॉर्मूला हो गया। जो मैं सॉल्व करूंगा इसे, तो मुझे क्या चाहिए, ये ध्यान रखना है, सिंबल सबको पता होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है पार्शियल डेरिवेटिव, और मैं पढ़ाते भी आया हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो बाकी अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास y के अलावा बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं p, c, p, f, ये सब क्या है, कांस्टेंट माने जाएंगे। तो सबका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा 0.1। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.1। यानी कि एक तरह से मैंने अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया y के रिस्पेक्ट में। और बात भैया y क्या हो जाएगा, y का 1, जैसे x का 1 होता है, और 0 पॉइंट क्या था कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का रहता है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया 0.1। तो ये हमारे पास हो गया इस पार्ट का आंसर। मल्टीप्लाई में अब देखते हैं y क्या है। अगर हम y को देखें तो y हमारे पास कितना था, y इनकम हमारे पास 10,000, तो ये हो गया 10,000। QF निकालना जरूरी था, इसलिए मैंने QF पहले निकाल रखा है। तो QF कितना है हमारे पास यहाँ पे 5,000, तो ये आ गया हमारे पास 5,000। QF यानी कि एक तरह से क्वांटिटी ऑफ फिश, क्योंकि PF तो था हमारे पास लेकिन QF हमारे पास नहीं था। अगर मैं सोल्व करूं तो 3 0 से 3 0 कट गई, 5 के बारे में 10 कितना पाया 2 पे, तो कितना आंसर आएगा 0.2 हमारे पास क्या बनेगा आंसर। 0.2 इस सवाल का आंसर बनता है यहां तक।
तो अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, फिर वही सेम फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा मैं चिकन के प्राइस के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो DQF अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, PC, ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, PC अपॉन में क्या हो जाएगा, QF, ठीक है। तो हमारे पास C आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का। देखो रहता क्वांटिटी ही है, इसका मतलब यही तो होता है, क्वांटिटी में चेंज प्राइस की वजह से, इनटू में P इनटू Q, वही चीज मैंने यहाँ पे की, क्वांटिटी में चेंज, लेकिन किसके, फिश के, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, लेकिन किसके प्राइस की वजह से, चिकन के प्राइस की वजह से। ध्यान रखना, चिकन का प्राइस है, उसका प्राइस नहीं है, चिकन का प्राइस है, ठीक है। तो बात भैया क्या फिश की क्वांटिटी चिकन के प्राइस से भी अफेक्ट होगी, बिल्कुल होगी, थोड़ी देर बाद बात करते हैं इस चीज के ऊपर, बस फिलहाल आप निकाल लो, ऐसे ही निकालते हैं हमेशा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। क्वांटिटी किसी और की, प्राइस किसी और का, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस यहाँ तो उल्टा कर देते हैं, सिंपल, ये याद रखा करो, PC अपन ने QF कर दिया। अब सोल्व कर देते हैं इसे, जब सोल्व करूंगा यहाँ पे मैं, तो QF हमारे पास है क्या, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, PC के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो इस पार्ट के अलावा बाकी सब क्या ट्रीट होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि ये तो पहले कांस्टेंट है, और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो बाकी अदर वेरिएबल भी कांस्टेंट बन जाते हैं, सबका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, बचा क्या, सिर्फ 1.5। तो बस क्योंकि 1.5 PC का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, जैसे x का 1 होता है, और 1.5 क्या था कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट फिर बोल रहा हूं मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, वो यूं का यूं रहता है। तो 1.5 आ गया इस पार्ट का आंसर, ठीक है। अगर मैं PC की बात करूं तो PC कहां गया, कितना है हमारे पास, प्राइस ऑफ चिकन है क्या हमारे पास, प्राइस ऑफ चिकन बिल्कुल है, 100 है, तो यहाँ पे 100 पुट कर दो। क्या मैंने QF निकाल रखा है, बिल्कुल QF पहले निकाल रखा है 5000, तो ये 5000 आया था, कुछ कट रहा है क्या, 2 0 कट गई, ठीक है। 1.5 लूंगा, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10। अभी भी सिखाया कि पॉइंट को उठाने के लिए पॉइंट के बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो एक क्या उतनी 0 लगा दिया करो, तो एक 0 लग जाएगा यहाँ पे। 5 से 15 कटेगा कितने पे, 3 पे, तो क्या आंसर आया, 3 अपॉन में 100, और इसको हम क्या लिखते हैं 0.03। तो ये हमारे पास बना इस पार्ट का आंसर। तो ये हो गया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी। अब एक चीज समझते हैं, दूसरा पार्ट क्या आता है, गिवन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ इलास्टिसिटीज कंप्यूटेड अबव। हमने जो इलास्टिसिटी यहाँ पे निकाली, उन दोनों को हम एक बार सोल्व करके देखते हैं, मतलब दोनों का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है, कि क्या मतलब होता है इस चीज का, समझते हैं। पहले देखो इलास्टिसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, और इलास्टिसिटी हमारे पास यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों जगह हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि मैं कहता हूँ कि नॉर्मल गुड्स की बात चल रही है। और जिनको नहीं पता बता देता हूँ, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में एक डिफरेंस होता है। नॉर्मल गुड्स में हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल होता है, यानी कि जब भी हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, नॉर्मल गुड्स। और जब लोगों की इनकम कम होती है तो लोग इंफीरियर गुड्स ट्रेड करते हैं। इंफीरियर गुड्स पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि वो अपोजिट रिएक्ट करता है। इंफीरियर गुड्स वहां पे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज को लेके, कि सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है जिसकी स्टार्टिंग में इनकम कम है, तो वो लो क्वालिटी के गुड्स एंजॉय करके खुश रहता होगा, है ना। हो सकता है फूड लो क्वालिटी का हो सकता है भाई जो बाकी कंफर्ट वाले गुड्स हैं वो भी लो क्वालिटी के हों। लेकिन जब एक पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर देता है किसकी तरफ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि नॉर्मल गुड्स की तरफ। यानी कि वो जब इनकम बढ़ रही है ना, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ा रहा है किन गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल गुड्स पे ना लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है, और इंफीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, क्योंकि जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं और नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज होती है। तो एक फर्क तो ये हो गया। अगर मैं दूसरा फर्क आप लोगों को यहां से समझाऊं तो उस चीज का मतलब यहां पे ये होता है कि 0.2 आंसर है। इस बात का मतलब ये है कि इनकम बढ़ेगी तो लोग फिश की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि फिश क्या है, एक तरह से नॉर्मल गुड्स का केस है। लेकिन बात यहाँ पे एक और आती है, वो क्या कि 0.2 है, यानी कि बहुत कम वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है कि जिस लेवल पे इनकम बढ़ेगी ना, लोग उस लेवल पे कंजप्शन नहीं बढ़ाएंगे। और यूं भी कंज्यूमर की एक मेंटालिटी होती है कि जब उसकी इनकम बढ़ती है वो अपने कंजप्शन को कम रेट से बढ़ाता है, अपनी सेविंग को ज्यादा रेट से बढ़ाता है। सेविंग बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, ज्यादा रेट से बढ़ाता है।
है। तो ये फर्क होता है एक कंज्यूमर, ये एक सोच होती है किसकी, कंज्यूमर की, एक रैशनल कंज्यूमर की। वही सेम चीज में यहाँ पे दिखती भी है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर फिश की डिमांड को बढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन उस रेट पे नहीं बढ़ा रहे जिस रेट से इनकम उनकी बढ़ रही है। जैसे सपोज करते हैं पहले किसी की इनकम मान लेते हैं 10,000 रुपए है, ठीक है, तो एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं उसने भाई 10 kg फिश कंज्यूम कर लिया, अब उसकी इनकम मान लेते हैं 10,000 से कितनी हो गई, 20,000। तो उसको भाई फिश की जो क्वांटिटी कंजप्शन है वो डबल कर देनी चाहिए, लेकिन उसे क्या कंज्यूम करना शुरू किया, सिर्फ 15 kg, यानी कि इसको सिर्फ 1.5 से बढ़ाया, 1.5 गुना कर दिया, यहाँ पे 2 गुना हो गया। तो ये था इस केस के अकॉर्डिंग। अब अगर समझे हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को, तो वो समझ लेते हैं कि कैसे यहां पे हमने ये देखा कि चिकन जो है ना उसके प्राइस में चेंज भी फिश की क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। भाई क्यों नहीं करेंगे, फिश और चिकन दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि जो एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि टी और कॉफी होता है, कोक और पेप्सी होता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, दो ऐसे गुड्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब बात आती है जिनको नहीं पता समझ लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने दो की बात की, एक चिकन की, एक फिश की। अब मान लेते हैं कि भाई चिकन के प्राइस बढ़ गए, अब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या चिकन की डिमांड कम नहीं होगी? आप बोलोगे भाई बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइस चिकन के बढ़ गए हैं तो चिकन की डिमांड कम हो जाएगी। फिश के प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट, फिश के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिश की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिश की डिमांड जो है, ठीक है, हाँ, तो डिमांड ऑफ फिश क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात है ये कैसे पॉसिबल है? अरे भाई जब प्राइस चिकन के बढ़े तो चिकन की डिमांड कम हो गई, लेकिन जो हमारे पास ओमनीवोरस है वो तो कंज्यूमर भी करेंगे, वो शिफ्ट कर लेंगे अपनी डिमांड को। तो अब वो चिकन कंज्यूम करना, चिकन की डिमांड को कम कर दी, चिकन का कंजप्शन कम कर दिया, लेकिन उन्हें क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया अपनी डिमांड को कहाँ पे, फिश के डिमांड की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको एक और तरीके समझते हैं, भाई कोक और पेप्सी है, ठीक है, अगर मान लेते हैं भाई कोक ने अपने प्राइस बढ़ा लिए तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कोक की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड ऑफ कोक वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मान लेते हैं पेप्सी है या फिर ड्यू मान लो, ठीक है, तो ड्यू है उसके प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी जो ड्यू है हमारे पास उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो कंज्यूमर्स हैं वो पेप्सी से शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को कहाँ पे, एक तरह से ड्यू पे। तो वही सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई, और वही चीज हमारे पास यहाँ पे शो भी होती है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर फिश के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग चिकन का कंजप्शन बढ़ा देंगे, अगर चिकन का प्राइस बढ़ेगा तो लोग फिश के कंजप्शन को बढ़ा देंगे, और यही वही चीज शो होती है कहाँ पे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। उसने बोला है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि हमें निकालना है डेल्टा QF, कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इन, देखो ऐसे तो लिखोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फिश, कितना चेंज आएगा फॉर फिश ड्यू टू 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ चिकन। अगर प्राइस ऑफ चिकन 10% चेंज हुआ है तो 10% चेंज आया है किसमें, प्राइस ऑफ चिकन में। तो तुमने ऊपर देखा था कि क्रॉस प्राइस कैसे निकालते हैं, तो 0.03 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी 10% से, तो 10 की वजह से पॉइंट आगे भाग जाएगा एक कदम, तो आंसर आएगा 0.3% चेंज। तो 0.3% हमारे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन में, चेंज आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये भी समझ में आ गया है, और जो हमने सबसे पहले देखा होमोजेनियस फंक्शन कब होता है, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूं, और ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। दोनों ही पार्ट उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गए हैं, और थोड़े बहुत हमने किसके बारे में बात कर ली, इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर इवनिंग का टाइम फ्री होता है तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो और शूट कर दूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो आप कल पेपर देने से पहले देख के जरूर जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं।